आप सभी स्नेही स्वजनों को सादर नमस्कार। मैं आचार्य लंकेश आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूं समस्या का समाधान लाइव विद लंकेश में। ज्योतिष शास्त्र को लेकर के हम प्रतिदिन आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और आपके नाम के आधार पर चर्चा करने के उपरांत सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के बीच के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दूरी को हम कैलकुलेट करते हैं और उस आधार पर हम ये जान पाते हैं कि आपको कितनी सकारात्मक और कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं। किन वैदिक उपायों को करके हम अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को पता चलता है। और साथ में हमारे पास एक विषय होता है और उस विषय को लेकर के हम पूरे 1 घंटे तक आपके साथ में चर्चा करते हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, वो आपके परिवार से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से जुड़ी हुई हो, बच्चों से जुड़ी हुई हो या आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके सीधे मुझसे बात करके अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम को आज के विषय के साथ। आज का विषय बड़ा ही विशेष है। आज हम बात करने वाले हैं विवाह के ऊपर कि विवाह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और अगर उसमें देरी हो रही है तो उसके लिए कुंडली का कौन सा भाव रिस्पॉन्सिबल है, उसका भी हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। क्योंकि देखिए, हम यहां पर जितने भी बात करेंगे वो सब ज्योतिष शास्त्रीय पद्धति के अनुसार और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी चीजें वर्णित हैं। ज्योतिष शास्त्र को इसीलिए तो ज्योतिष बोला गया ना कि ज्योतिष भविष्य देखने का वो चश्मा है कि जब आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं या इस पर गंभीरता से अध्ययन करते हैं तो आपको भविष्य देखने की कला मालूम पड़ जाती है। आप उन चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में कैसा घटित होने वाला है और कब कब घटित होने वाला है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह शीघ्र होना या फिर देरी से होना आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में शीघ्र विवाह का योग है, अन्यथा नहीं? और अगर नहीं है तो ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे विवाह में हो रही देरी को दूर किया जा सकता है? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में पहले दर्शक गोविंद जी मुंबई से जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, अपना प्रश्न पूर्ण करिए। नमस्ते गुरु जी, सदैव प्रसन्न रहिए गोविंद जी, अपना सवाल पूरा करें। गुरुजी, मेरा सवाल थोड़ा विषय से विपरीत है। कोई बात नहीं। मेरा सवाल ये है गुरुजी, मैं अभी जॉब करता हूँ। मुझे बहुत टाइम से अपना खुद का बिजनेस करने की इच्छा है और मुझे कुछ इंटरव्यूज भी आए थे बाहरी देशों से वगैरह, पर मेरा वो क्रैक नहीं हो पाया। मतलब आगे कोई उसमें निर्णय बना नहीं और मुझे खुद का बिजनेस करने की बहुत इच्छा है। और अभी मेरा जो गांव है वो मुंबई से थोड़ा दूर पे है और मुझे वहां पर सेटल होना है। तो आप कुछ बताइए। मैं नौकरी को लेकर बहुत मतलब असमंजस से हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट मतलब कि मेरी इच्छा नहीं होती है करने की, कुछ मजबूरियों के कारण मैं कर रहा हूँ। ठीक है गोविंद जी, संपत्ति प्राप्ति का एक मेरे पीछे थोड़ा सा एक टेंशन है। कोई बात नहीं गोविंद जी, आप निश्चिंत रहिए। आपकी समस्या तो मैंने सुन ली, अब मैं आपको समाधान देता हूं। आपके नाम के आधार पर जब हम चर्चा करते हैं तो यहां पर हमें बुध से संबंधित राशि प्राप्त होती है जिसमें चंद्रमा का ट्रांजैक्शन है। बुध और चंद्रमा की युति जो है वो ठीक से कार्य नहीं करती, कहीं ना कहीं आपको नुकसान देती है। कुछ एक उपाय बताता हूं, उसे करना आरंभ कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन सर्वप्रथम गणेश जी के मंदिर में एक ऊंचा झंडा लगा दीजिए, एक बड़ा झंडा गणेश जी के मंदिर में आप लगा दीजिए। दूसरा उपाय क्या करना है, चंद्रमा से संबंधित करना है। आपको चांदी के पात्र में मीठा दूध पीना आरंभ करना है। शाम के समय थोड़ा सा मीठा दूध चांदी के पात्र में डाल करके पिए। और तीसरा और अंतिम उपाय आपको क्या करना है, एक बेल का पेड़ शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में आप लगा दीजिए। कम से कम 3 महीने ये उपाय करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो आपके अभीष्ट हैं, जो आपके सपने हैं, वो निश्चित तौर पर पूर्ण होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि जिनके विवाह में बाधा आ रही है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, उस पर मैं आगे भी चर्चा करूंगा। हमारे साथ में अगले दर्शक संजय जी जुड़ रहे हैं मुंबई से।
अपना सवाल पूरा करें संजय। आचार्य जी नमस्कार। मैं संजय चावला मुंबई में अभी शिफ्ट हुआ हूँ 1 साल पहले। इससे पहले मैं दिल्ली से था, तो दिल्ली में मेरा बॉर्न एंड बॉटअप है। मैं यहाँ मुंबई में मतलब लेखन और डायरेक्शन और प्रोड्यूस का काम करना चाह रहा हूँ फिल्मों में। तो ये कब तक पूरा होगा भी या नहीं होगा, या कहाँ मुझे क्या करना चाहिए, पद्धति बिल्कुल मार्गदर्शन कीजिए। मैं बहुत काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ मुंबई में बॉलीवुड में काम करने के लिए, तो प्लीज बताएं पंडित जी। बिल्कुल संजय जी, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा से संबंधित राशि जिसमें शुक्र का ट्रांजैक्शन है, अच्छी युति है। थोड़ा सा समय लगेगा यहां पर आपको, मार्च से मई तक, मई के पहले हफ्ते तक थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। उपाय बताता हूं, करते रहिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में दर्शन करिए। छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उन्हें कुछ पैसे, सफेद मिठाई या वस्त्र जो भी आप देना चाहें आप उन्हें दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। और तीसरा और अंतिम उपाय, बड़े पत्ते वाले पौधे लगाइए। आप निश्चित तौर पर जो भी कार्य कर रहे हैं, फिल्म लाइन में जा रहे हैं, डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेखन में जा रहे हैं, सफलता की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। रोहित जी हरियाणा से जुड़ रहे हैं। रोहित, अपना सवाल पूरा करें। हाँ जी, ये विवाह संबंधित बातें हैं जी। तो कब तक शादी होगी? रोहित जी, हाँ जी ठीक है। रोहित, विवाह के लिए आप पूछना चाह रहे हैं कि आपका विवाह कब तक होगा। आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। सूर्य से संबंधित राशि है, मंगल का ट्रांजैक्शन है। सूर्य और मंगल की युति जो है वो विवाह में कुछ बाधाएं लेकर के आती है। उपाय जानिए क्या करना है। हनुमान जी के मंदिर में ईंटों का दान करें मंगलवार के दिन, और साथ साथ गरीब व्यक्तियों को वस्त्र या कंबल का दान करें। ये 2 उपाय करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। और एक नीम का पेड़ महीने में 1 बार हनुमान जी के मंदिर के बाहर लगाइए। निश्चित तौर पर आपकी जो विवाह की आकांक्षा है वो 3 से 5 महीने में पूर्ण हो जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो हम विवाह से संबंधित बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से विवाह में हो रही देरी को दूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे पहले कारणों के बारे में जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण विवाह में देरी होती चली जाती है। कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो विवाह के योग को बनाता है, और भाव के अनुसार जिस वर्ष शनि और गुरु दोनों सप्तम भाव यानी 7th हाउस या लग्न को देख रहे हों, लग्न को यानी कि 1st हाउस को देख रहे हों, तब विवाह के योग बन जाते हैं। सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं उनकी महादशा, अंतरदशा या शुक्र गुरु की महादशा, अंतरदशा में विवाह का प्रबल योग बनता है। सप्तम भाव में स्थित ग्रह या सप्तमेश के साथ बैठे ग्रह की महादशा, अंतरदशा में विवाह निश्चित तौर पर जो है वो संभव है। तो ये जो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ये जो चीजें निकल करके आ रही हैं वो आपके विवाह में हो रही देरी को भी दूर कर देंगी। और ये कारण भी आपने जाना कि किस कारण से ये स्थितियां जो हैं वो बनती और बिगड़ती रहती हैं। और आजकल के अगर हम युवाओं की बात करते हैं, आजकल के बच्चों की बात करते हैं, तो आजकल के समय में युवक युवतियों का उच्च शिक्षा का या अच्छा करियर बनाने के कारण विवाह में ये लोग स्वयं विलंब करते हैं। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। दिलीप जी हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। दिलीप, अपना प्रश्न पूर्ण करिए आप। पंडित जी नमस्कार। जी, सदैव प्रसन्न रहे। पंडित, यह समस्या मेरे बहुत है कि मैं थोड़ा कर्ज में दब गया है। एक्चुअली ऐसा था कि मेरे भाई साहब आर्मी में थे, अधिकारी थे। मेरी भी आर्मी में नौकरी लग गई थी। तो भाई साहब ने कहा कि ऐसा कर दो कि 2 लोग में एक नौकरी करिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने लोगों में एक नौकरी की। फिर ऐसा हुआ कि नौकरी ठीक सब कुछ था, वो नौकरी करते, हमने नौकरी छोड़ दी आर्मी की। मैंने नहीं किया, मैं ज्वाइन ही नहीं किया। भाई साहब ने कहा 2 भाई में एक ही भाई ज्वाइन करेगा। हमने सब कुछ ठीक चल रहा था अभी तक। वो रिटायर हो गए, उनकी वाइफ टीचर हैं, सब कुछ ठीक था। अभी अचानक एकदम परिवर्तन आ गया, उनके बच्चे नहीं थे। तो फिर ये हुआ कि हम ये सब कुछ देख रहे थे। अचानक ऐसा है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सब चीजों का डिवाइडेशन हो गया, बंटवारा हो गया। तो इस चक्कर में कर्जा बहुत हो गया। तो कोई ऐसा उपाय बताइए
जिससे हम कर्ज से मुक्ति पा सके। देखिए, कर्ज से मुक्ति का बड़ा ही अचूक उपाय है। दिलीप जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें, सीधे फोन लाइन पे मुझसे बात करें ताकि हमारी आपके कन्वर्सेशन में कोई समस्या ना आए। उपाय बड़ा गंभीर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंगारक ऋण मोचन, मंगलवार के दिन से अंगारक ऋण मोचन का पाठ हनुमान जी को आप गुड़ और चने का भोग लगा करके करना आरंभ कीजिए और नीम का पेड़ हनुमान जी के मंदिर के पास लगाइए। देखिए, आप 3 महीने में 100% कर्ज मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कर्ज जो है वो एक रोग की तरह है और ऐसा रोग है जो आता है, बुढ़ापा है ये, जो आता है तो आता ही चला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप ये उपाय करिए, हनुमान जी के सामने बैठिए, मंगलवार के दिन अंगारक ऋण मोचन का पाठ करिए, गुड़ और चने का भोग लगा करके, और साथ साथ में नीम का पेड़ हनुमान जी के मंदिर के बाहर लगाइए। लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि आजकल के जो युवक युवतियां हैं वो पढ़ाई के चक्कर में, करियर बनाने के चक्कर में विवाह में बड़ा विलंब करते हैं, जिससे उनके माता पिता परेशान हो जाते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह शीघ्र होना या देरी से होना आपकी कुंडली पर ही निर्भर करता है। कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप इस चीज को जानेंगे कैसे, समझना कैसे है कि आखिर क्यों, ये क्या कारण बनते चले जा रहे हैं जिसके कारण विवाह में देरी हो रही है। आगे भी चर्चा करेंगे। निधि कानपुर से जुड़ रही हैं, सवाल पूरा करिए निधि। लगता है संपर्क टूट गया है। निधि, आपसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमने बात करी थी कुंडली के सप्तम भाव की। सप्तम भाव के अनुसार जिन जिन चीजों का योग बनता है, अंतर्दशा आती है, महादशा आती है, उन सब के साथ में हम उन सभी चीजों को लेकर के चलते हैं। विलंब क्यों होता है? ज्योतिषीय दृष्टि से अगर हम इस चीज को देखते हैं तो जब विवाह के योग बनते हैं तब विवाह टलने से विवाह में बहुत देरी हो जाती है। कुंडली में आपके विवाह के योग बने हुए पूरी तरह से, आपके आचार्य जी ने भी बताया, उन्होंने कुंडली देखी, बोले विवाह के योग बन रहे हैं, कुंडलियां बहुत मिल रही हैं, चलिए बात को बढ़ाइए आगे। नहीं, अभी मुझे विदेश जाना है, तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है। उसके चक्कर में आपने टाल दिया 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आप उसको टालते चले गए। अब क्या है, वो समय, योग, घड़ी निकल गया, तो अब फिर देरी होना शुरू हो जाती है। विवाह में देरी होने का एक कारण बच्चों का मांगलिक होना पे भी है। मांगलिक दोष के कारण भी विवाह में कुछ देरी होती है, इसका कारण बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नोएडा से रीता जी जुड़ रही हैं। सवाल पूरा करिए रीता जी। लगता है आपसे भी संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो मांगलिक योग की हम बात कर रहे थे कि जिनकी कुंडली में मांगलिक योग होता है उनके विवाह में भी देरी होती है। और जो मांगलिक होते हैं इनके विवाह के योग 27, 29, 31, 33, 35 व 37वें वर्ष में बनते हैं। कैसे बनते हैं? 27th में, 29, 31, 33rd, 35th और 37th ईयर में इनके योग बनते हैं। यानी कि ये इतने वर्ष के जब होंगे, जब ये 27 साल के होंगे, 29 साल के होंगे, 31 साल के होंगे, 33 के होंगे, 35 के होंगे और 37 के होंगे, तब इनके विवाह के चांसेस बहुत बहुत और बहुत ज्यादा हैं। जिन युवक युवतियों के विवाह में विलंब हो जाता है तो उनके ग्रहों की दशा ज्ञात करके विवाह के योग कब बनते हैं ये जान सकते हैं, और उनके ग्रहों से संबंधित उपाय कराए जा सकते हैं। कुछ रत्न पहनाए जा सकते हैं, कुछ दान कराए जा सकते हैं, किन्हीं चीजों का एक्सेप्टेंस कराया जा सकता है, स्नान कराया जा सकता है। स्नान की एक बहुत बड़ी विधि है। ग्रहों से संबंधित स्थान, अगर उस स्थान पर अगर हम स्नान कर रहे हैं उसका भी महत्व है। इस पर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले रीता जी हमारे साथ नोएडा से दोबारा जुड़ रही हैं। रीता जी, अपना सवाल पूरा करिए। मेरा सवाल है, मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना है। मेरा लड़का जॉब की तैयारी कर रहा है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? तो दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की। उनका नाम बताइए। दीपांशु नाम है। दीपांशु पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, दीपांशु के नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ जो राशि हमें प्राप्त होती है शुक्र से संबंधित राशि है, जिसमें कि मंगल का ट्रांजैक्शन है। शुक्र और मंगल की युति बेटा अच्छी नहीं बनती, इस चीज को आप दीपांशु जी जान लीजिए। थोड़ा सा अपने फिजिकल एक्टिविटीज पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका फिजिकल यहाँ पर कमजोर होता दिखाई दे रहा है, इसलिए फिजिकल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उपाय क्या करें? हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दीजिए आप।
जब आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तब आपका फिजिकल अच्छे से निकल जाएगा। और साथ साथ में आपको चाहिए कि आप अपने पूर्वजों का ध्यान करके, अपने इष्ट देव का ध्यान करके बादाम खाना आरंभ कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और तीसरा और अंतिम उपाय, आपको क्या करना है कि एक बरगद का पेड़ किसी निर्जन स्थान पर लगा दीजिए। निर्जन का मतलब जहां पर बहुत से लोग आते जाते ना हो, थोड़ा सा वहां पर सन्नाटा रहता हो, वहां पर लगा दीजिए, लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो हम बात कर रहे थे, हम ग्रहों, विवाह के भाव और विवाह से संबंधित ही मैं ये बातें कर रहा हूं कि स्नान का बड़ा महत्व है। जिन भी युवतियों का विवाह होने में देरी हो रही हो, वो जल में हल्दी मिलाकर के स्नान करना आरंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कि विवाह के योग जल्दी बन जाएंगे। अगर किन्हीं लड़कों के, युवकों के विवाह में देरी हो रही हो तो वो जल में गुलाब जल मिला करके स्नान करना आरंभ कर दीजिए। देखिए आपका विवाह जो है वो बहुत आसानी से फिक्स हो जाएगा। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मुंबई से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें। लगता है आपसे संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो जो जड़ी बूटियों का स्नान है वो आपके लिए रत्नों की तरह काम करता है। कई लोग मेरे पास आते हैं कि आचार्य जी मैं ये रत्न नहीं खरीद सकता, मैं ये रत्न नहीं पहन सकता, मैं माणिक्य नहीं पहन सकता, मैं मूंगा नहीं पहन सकता, मैं पन्ना नहीं पहन सकता, हीरा नहीं पहन सकता। बहुत महंगे महंगे रत्न आते हैं, 1-2 लाख रुपए रत्ती तक के रत्न आते हैं। उनसे आप अपने आप को बचाने का, कि इतना खर्च ना हो और उन ग्रहों का हमें लाभ भी मिल जाए, हमारे पैसे भी ना इतने खर्च हो और लाभ भी मिल जाए, तो स्नान सही मुहूर्त पर, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, सही मुहूर्त पर। मुहूर्त बिल्कुल सही होना चाहिए। मुहूर्त यदि आपका सही है, समय सही है और जो आप जड़ी बूटियां यूज कर रहे हैं यदि वो सही है तो उसका आपको लाभ मिलेगा। इस पर आगे भी चर्चा करूंगा। ऋषभ जी मुंबई से जुड़ गए हैं, सवाल पूरा करिए ऋषभ। नमस्ते पंडित जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी ऋषभ, सवाल पूरा करें। जी मेरे को एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो मेरा कब तक काम बनेगा? ऋषभ जी आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो यहां पर बुध से संबंधित राशि और शुक्र का ट्रांजैक्शन है। समय बिल्कुल तेजी से चल रहा है। अभी आपके पास 3 महीने का बहुत अच्छा समय है। तैयारी कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, समय आपके अनुकूल है। थोड़ा सा ध्यान देने की और आवश्यकता है। मन यहां वहां भटकेगा, उस भटकाव को नियंत्रित करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और एक आपको ब्रह्मास्त्र उपाय देता हूं, जो भी आपकी जन्म की तारीख हो उस तारीख को महीने में एक बार अमरूद का पेड़ लगाइए, देखिए आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं वो ग्रहों से संबंधित बात कर रहे हैं, ग्रहों से संबंधित स्नान की बात कर रहे हैं। यह स्नान इतना आसान नहीं है कि कुछ भी लाए, मिलाया, स्नान किया, हो गया। तो आपका जो स्नान का समय है उस समय को देखना है, जड़ी बूटियों को देखना है, मुहूर्त को देखना है और उसके सत्वों को देखना है। इस पर आगे चर्चा करूंगा। अविनाश जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अविनाश जी अपना प्रश्न पूर्ण करिए। नमस्कार पंडित जी। जी सदैव प्रसन्न रहिए। पंडित जी हमारी समस्या ये है कि हमारी शादी हुई थी जी 2019 में जी। तो शादी महीने भर बाद टूट गई। तो तब से कोई रिश्ता बन नहीं रहा है। ठीक है अविनाश, आपके नाम के आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ जो राशि हमें प्राप्त होती है वो राशि बुध से संबंधित है, जिसमें सूर्य का ट्रांजैक्शन है। बुध अस्त हो रहे हैं। बुध को मजबूत करने के लिए गणेश जी को गुड़ और गरी का भोग लगाइए और साथ साथ दूर्वा की माला बना करके गणेश जी को बुधवार के दिन अर्पित कीजिए। एक तो उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय, आपको सूर्यदेव को भी थोड़ा सा मजबूत करना है। सूर्यदेव को स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करना है कि जल में गुड़ मिलाना है। आपको जल में गुड़ को आप घोल लेंगे और उसमें लाल पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जाप करेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और जो आप जो विवाह में जी जानकारी आपको देना चाहते हैं। हेलो पंडित जी, अभी उनके घर से रिश्ता हमारा, उनकी सिस्टर लोग करते हैं, वो तैयार नहीं हो रही। उनको बहुत मनाने की कोशिश किया जा रहा है। उनकी मम्मी भी मनाती है मगर वो मानती नहीं है। उन लोग चाहते हैं कि रिश्ता रहे, तो आगे क्या बन सकता है रिश्ता? नहीं, क्या आप चाहते हैं कि रिश्ता आपका बना रहे?
अब दोबारा शादी करना ठीक नहीं लगता, इसलिए चाहते हैं कि शायद आ जाए तो अच्छा ही रहेगा। नहीं, ये तो देखिए बहुत अच्छी बात है और आपकी ये जो सोच है ये बहुत अच्छी सोच है। ईश्वर प्रभु जितने भी लोग हैं उनको आपकी तरह ही सद्बुद्धि दे। आपका सोचने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं आपको बताता हूं इसके लिए उपाय क्या करना है। एक सफ़ेद रंग की आपको कपड़ा लेना है, उसमें बासमती चावल रखिए और उन स्त्री जो आपकी पत्नी है उनका एक चित्र रखिए और रुई में थोड़ा सा इत्र करके रख दीजिए और एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। ये 4 चीजें उसमें हो गई। उसको सफेद धागे से बांध करके लॉकर में रख दीजिए। इससे क्या होगा कि उनका आकर्षण आपकी तरफ बढ़ेगा और जो उनके मन में कटुता है आपके प्रति वो दूर हो जाएगी। इन उपायों को करिए, लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां हम बात कर रहे थे ग्रहों से संबंधित दान और स्नान की। अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए यदि कुंडली में विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि बार बार विवाह हमारा फिक्स हो रहा है फिर टूट रहा है। लोग आते हैं, बात करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। अपनी कुंडली को दिखवाइए। आपकी कुंडली का सप्तम भाव कहीं ना कहीं बहुत ठीक से पीड़ित है। जब कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित हो जाएगा तो विवाह में तो बाधाएं आनी तय ही हैं। इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि कुंडली में जब सूर्य, मंगल या बुध लग्न या फिर लग्न के स्वामी पर दृष्टि डालते हैं और गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति में आध्यात्मिकता अधिक होने से विवाह में देरी होती है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ बहुत जुझारू हो जाता है और अध्यात्म की तरफ होना भी चाहिए, मैं तो मानता हूं। लेकिन गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं वो सब गृहस्थ आश्रम से ही तो आए हैं। उनके माता पिता गृहस्थ ही तो थे। आज भले ही वो सन्यासी हों, आज भले ही वो ब्रह्मचारी हों, लेकिन उनके माता पिता तो गृहस्थ में थे। तो गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम माना गया है। गृहस्थ को सबसे बड़े तप के रूप में देखा जाता है। हमारे साथ में निधि जी कानपुर से दोबारा जुड़ रही हैं। निधि, अपना सवाल पूरा करिए। मैं निधि बोल रही हूँ, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। गुरु जी प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा प्लाट है वो उचित दाम पे सेल नहीं हो पा रहा है, माने बिक नहीं पा रहा है। उसका कोई मुझे उपाय बताइए अच्छा सा। बहुत आसान उपाय है निधि। इसके लिए देखिए, जब आपको किसी चीज को सेल करना है तो उसके लिए आसान उपाय है। उस प्लॉट में यदि गौ माता के जाने की जगह है तो सप्तधान ले लीजिए, उसमें गुड़ मिलाइए मंगलवार के दिन और वहां पर गोचरण करवा दीजिए। वहां पर सप्तधान किसी टब में या किसी बर्तन में रख दें और गाय जो है वहां पर आकर के उस अनाज को वो ग्रहण कर लें, प्रसाद स्वरूप उसको पालें। उसके बाद ये उपाय आप 3 मंगलवार करिए साथ ही साथ। और आपको क्या करना है कि वहां पर थोड़ी सी लाल मसूर, 1 हफ्ते लगातार ये उपाय करिए आप। थोड़ी सी लाल मसूर की दाल किसी पोटली में या किसी कागज में बंद करके उसी स्थान पर रख दीजिए और अगले दिन उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए। ये उपाय 7 दिन लगातार करिए। देखिए, आप जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपके हाथ से सही दाम में निकल जाएगी, आपको उसके उचित दाम मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां हम बात कर रहे थे यदि विवाह में देरी हो रही है तो उसके लिए कौन कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लग्न की बात करते हैं, यानी कि प्रथम भाव में, सप्तम भाव में और 12वें भाव में गुरु या शुभ ग्रह योग कारक ना हो और चंद्रमा कमजोर हो तो विवाह में बाधाएं आती हैं। ऐसे में जातकों को क्या करना चाहिए, इन ग्रहों से संबंधित उपाय करते हैं। तो इन उपायों को जब आप करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो बातें अभी बहुत सी हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार आप वैदिक उपायों को करके अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को कम कर सकते हैं और विवाह संबंधी बाधाओं से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। कि कौन से ग्रह कमजोर हो तो विवाह में बाधाएं आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यदि कुंडली के सप्तम भाव में शनि है तो आप समझिए उससे क्या प्रभाव पड़ता है। सप्तम भाव में शनि और गुरु हो तो विवाह में देरी होती है। चंद्र की राशि कर्क से गुरु सप्तम हो जाएं तो विवाह में बाधाएं आती हैं। सप्तम भाव में त्रिक भाव का स्वामी हो, सप्तम में यदि सप्तम जो कुंडली का 7th हाउस होता है उसमें त्रिक भाव का स्वामी, यानी कि त्रिक भाव कौन से होते हैं, 6, 8, 12 कहे जाते हैं, और कोई शुभ ग्रह योग कारक नहीं है तो विवाह में देरी होती है। तो इस प्रकार की बाधाएं यदि जीवन में आ रही हैं तो हमें विवाह में तो देरी होगी ही होगी। इसके उपाय भी बहुत सारे हैं।
उससे पहले अजय जी मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संग में। सवाल पूरा करिए अजय जी। पंडित जी नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। मैं मुंबई में क्या घर ले पाऊंगा इन फ्यूचर में? अभी भी शिफ्ट हुआ मुंबई में 1 साल पहले, और लेखन और डायरेक्शन का काम मैं करना चाहता हूँ मुंबई में, तो इसमें सफलता प्राप्त होगी पंडित जी मेरे को? मैं कब तक घर ले पाऊंगा? बिल्कुल अजय, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो बुध और सूर्य का ट्रांजैक्शन है और ये बुधादित्य योग बना रहे हैं। और आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर सप्तम यानी शुक्र का भी प्रभाव आपके चौथे भाव में देखने को मिल रहा है। तो यदि चौथा भाव जो होता है वो लग्जरी और आनंद का स्वामी होता है, तो आप ये मानिए कि आपको इस वर्ष में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, यानी कि अक्टूबर या नवंबर लास्ट तक मान लीजिए या दिसंबर का फर्स्ट वीक मान लीजिए, आप अपने भवन में प्रवेश कर जाएंगे। इसके लिए उपाय जान लीजिए क्या करना है। इसके लिए नीम की आप लकड़ी ले लें, नीम की जो डंठल होती है वो लेकर के हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करना आरंभ कर दीजिए। शुक्रवार के दिन आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो जो हमारी कुंडली की व्यवस्थाएं हैं, जो कुंडली के 7th हाउस की व्यवस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आप पर प्रभाव डालती हैं। कई बार लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना हुआ है कि कुंडली का ये प्रभाव नहीं होता, ग्रहों का ये प्रभाव नहीं होता। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। चंद्रमा मनसो जातस्य, चंद्रमा आपके मन मस्तिष्क का स्वामी होता है और चंद्रमा जल का भी कारक होता है। जल का कारक, पानी का कारक, वाटर का कारक कौन होता है? मून होता है, चंद्रमा होता है। जिस दिन पूर्णमासी होती है, पूर्णिमा होती है, जिस दिन फुल मून होता है, उस दिन समुद्र के किनारों पर हाई टाइड घोषित कर दिया जाता है। क्यों घोषित कर दिया था? क्योंकि वहां ज्वार भाटा आता है। क्यों? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उस जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब चंद्रमा का प्रभाव उस जल पर पड़ रहा है तो मानव शरीर जो है वो 70% आप ये समझिए कि जल से बना हुआ है। तो हमारे अंदर का जल भी ऊपर की ओर जाता है। जिस दिन पूर्णमासी होती है उस दिन हम प्रसन्न बड़े रहते हैं। कभी कभी हम अकारण ही प्रसन्न होते तो समझिए पूर्णमासी है। और अमावस्या के समय पर हमारा मन कुछ कुछ उदास सा रहता है। हम चाहे जितनी प्रयास कर ले, हमारा मन कहीं ना कहीं, मन में एक खटास थोड़ी सी 24 घंटे में बन ही जाएगी। तो इसलिए इन चीजों को आप प्रैक्टिकली देखिए। इतने हजारों लाखों किलोमीटर दूर वो ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य का भी प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ता है, मंगल का भी पड़ता है, शुक्र का भी पड़ता है, शनि का भी पड़ता है, बृहस्पति का भी पड़ता है। सभी ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। बस ये है कि हम अगर मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं मान रहे हैं तो और भी ठीक है। ग्रहों की स्थितियां हमारे विवाह को लेकर के, कई बार लोग कहते हैं कि कुंडली में मान लीजिए अभी के जो ग्रहों का गोचर है उसका प्रभाव हमारे अनुकूल कैसे होगा। अब आप देखिए, हर व्यक्ति का जो शरीर है वो अलग अलग तरीके से बना हुआ होता है। किन्हीं लोगों को सर्दी बहुत लगती है, किन्हीं लोगों को गर्मी बहुत लगती है। कुछ लोग बहुत, आप ठंड में देखेंगे कि वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आइस डाल करके आइसक्रीम खा रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। उनको सर्दी महसूस नहीं। क्यों? उनका मंगल तेज होगा, उनका सूर्य तेज होगा। जिस समय उनका जन्म हुआ होगा उस समय सूर्य और मंगल धरती के करीब होंगे, उन ग्रहों की ऊर्जा उसको प्राप्त हो गई, तो ऐसे व्यक्ति को सर्दी नहीं लगती। उसी प्रकार से जो ग्रहों का प्रभाव है, सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और साथ साथ में आपका जन्म आपके कर्म के अनुसार होता है, जो आपके संचित कर्म होते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं कि जब हम अभी जो जीवन जैसे जीना है आनंद से जी लो, पैसा होना चाहिए, बस नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा आपको सुख नहीं दे सकता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मैं जानता हूं, करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं लेकिन सामने मिठाई का पीस रखा है, नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते। समस्या है। तो इसलिए ग्रहों को हमें ध्यान देना चाहिए और दान पुण्य ग्रहों के अनुसार करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो उससे हमें लाभ की ही प्राप्ति होगी, निश्चित तौर पर। आप ये जान लीजिए। उदाहरण के तौर पे आपके साथ में जाते हैं आपके अच्छे कर्म। जब आप इस धराधाम को छोड़ करके प्रभु के चरणों की ओर जाते हैं तो वहां पर
आपके कर्मों के अनुसार आपको स्थान दिया जाता है। यानी कि आपके पास जो धन है वो आपके कर्म रूपी धन है आपके पास में। तो इस चीज का आपको विश्वास रखना चाहिए। और क्योंकि जब आप यहां से विदेश जाते हैं तो वहां की करेंसी काम आती है, यहां की करेंसी काम नहीं आती। तो आगे भी चर्चा करेंगे। दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करिए। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूरा करिए। हाँ जी, पंडित जी नमस्कार, मैं ध्रुव अर्जवानी बोल रहा हूँ। तो अपना नाम पुनः बताइए। हाँ जी, ध्रुव अर्जवानी। जी ध्रुव जी। जी पंडित जी, मैं ना म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या मुझे फिल्मों में सफलता मिलेगी म्यूजिक एज ए म्यूजिक डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट? ध्रुव, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हो तो यहां पर भी हमें चंद्रमा और शुक्र का ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सफलता मिलेगी। इसका उदाहरण भी आप जान लीजिए। आप जब अपनी उंगलियों को यूं करके देखेंगे ना तो आपकी उंगलियां जो हैं वो लंबी और फ्लेक्सिबल होंगी। और हाथ, जैसे कुछ लोगों का हाथ, जैसे मेरा हाथ आप देखते तो रफ है थोड़ा सा, और आपका हाथ बहुत स्मूथ और सॉफ्ट होगा। आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इसके लिए उपाय जानिए आप क्या करना है। आपको क्या करना है कि छोटी कन्याओं को जो 10 वर्ष से कम उम्र की होती हैं उन्हें कुछ पैसे दे करके, कुछ चॉकलेट्स इत्यादि दे करके, उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेना है। और बड़े पत्ते वाले पौधे लगाने हैं, आपका काम अच्छा हो जाएगा। और माता सरस्वती की आराधना जरूर किया करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो हम यहां पर बात कर रहे थे कुंडली की, कि कुंडली के सप्तम भाव में बुध और शुक्र दोनों हो तो विवाह की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन विवाह काफी समय बाद होता है। चौथा भाव, 4th हाउस और लग्न में या फिर 1st हाउस में मंगल हो और सप्तम भाव में शनि हो तो व्यक्ति की रुचि विवाह में नहीं होती। तो कई बार ऐसी स्थितियां देखने को आती है। चलिए, हमने विलंब की तो बहुत बात कर ली। कई बार लोग कहते हैं कि आप कुंडली के बारे में बताते रहते हैं, कुंडली तो मेरे समझ में ही नहीं आती। तो अब हम सीधे रेमेडी की बात कर लेते हैं कि यदि कोई भी जातक है, विवाह के लिए उत्सुक है और समय बीतता जा रहा है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो जल्द विवाह करने के लिए ये उपाय मन चाहे वर की प्राप्ति या शीघ्र विवाह की मनोकामना के लिए करना चाहिए। ऐसे में शिव और पार्वती का पूजन एक साथ करना चाहिए। माता गौरा और शंकर भगवान, इन दोनों को एक साथ में आपकी इनकी पूजन अर्चन करना चाहिए। और यदि संभव हो तो एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। इसके लिए जातक को प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र, चावल, कुमकुम आदि ये चीजें अर्पण करके पूजा करनी चाहिए। यदि किसी भी पूर्णिमा पर वट वृक्ष की ये उपाय जो है ये स्त्रियां करें तो ज्यादा उनको लाभ मिलता है। पूर्णिमा जब हो तो वट वृक्ष की 108 परिक्रमाएं लगाएं तो उससे भी विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसको अगर कोई कन्या चाहे तो कन्या कर सकती है, कोई युवक चाहे तो युवक भी कर सकता है। दो लोग इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पे ये उपाय कन्याओं के लिए होता है कि वटवृक्ष की 108 परिक्रमाएं लगानी है आपको। और किस तरह लगानी है कि आपका जो ये दाहिना कंधा है ना, ये वटवृक्ष की तरफ हो और ऐसे परिक्रमा आपको लगानी है। तो अगर कोई कन्या या कोई युवक शीघ्र विवाह की कामना रखता है तो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए। इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ व चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाना शुभ माना गया है। इससे विवाह में आ रही बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। गुरुवार को ही वट वृक्ष यानी कि बरगद का वृक्ष, पीपल और केले के पेड़ पर भी जल अर्पित करने से विवाह में आ रही जो बाधा है वो दूर हो जाती है। यदि किसी माता पिता की कन्या की शादी में कोई बाधा उत्पन्न, यदि कोई जातक है उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है और समय बीतता जा रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो पूजा के लिए 5 नारियल लें और भगवान शिव के आगे ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः, ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः, एक बार पुनः मंत्र बताता हूं, ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का आप 5 माला जाप करें, फिर 5 नारियल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। ऐसा आपको 5 सोमवार करना है। शीघ्र ही
आपकी बिटिया की विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। माता पिता अक्सर अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर की तलाश में परेशान रहते हैं। वे चारों दिशाओं में भ्रमण करते हैं, किंतु यदि कन्या के जन्मांग अर्थात जन्म कुंडली के आधार पर विवाह की दिशा का सही अनुमान कर लिया जाए तो कन्या के माता पिता के धन एवं समय के व्यय दोनों को रोका जा सकता है। ये समझने वाली बात है कि सप्तम भाव से आखिर विवाह का विचार कैसे किया जाता है, कि सप्तम भाव से हम कैसे ये जाने, कुंडली को देख करके कैसे ये जान लें कि हमारा किस दिशा में विवाह होगा, पूरब होगा, पश्चिम होगा, उत्तर होगा, दक्षिण होगा, किस तरफ होगा, ये हम कुंडली को देख करके जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के सप्तम भाव से विवाह आदि का विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह दिशा निर्धारण हेतु पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य को दक्षिण पूर्व के स्वामी, शुक्र को दक्षिण के स्वामी, मंगल को दक्षिण पश्चिम के स्वामी, राहु को पश्चिम दिशा के स्वामी, शनि को उत्तर पश्चिम के स्वामी, चंद्रमा को उत्तर दिशा के स्वामी, बुध को तथा उत्तर पूर्व के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। इन्हीं ग्रहों के आधार पर जन्म पत्रिका से विवाह की दिशा का निर्धारण किया जाता है, उनको ज्ञात किया जाता है। और यदि हम बात करें फलादेश की, तो फलादेश हेतु अनेकों सूत्र उपलब्ध हैं। ज्योतिष की बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें बड़े बड़े सूत्र लिखे हुए हैं। उन सूत्रों को यदि हम पढ़ें और अपनी कुंडली पर अप्लाई करें तो आप उन चीजों को समझ सकते हैं। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि आप चाहें तो अपनी कुंडली आप स्वयं देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आप रात में 11 से 12 मेरे साथ लाइव बैठे तो आप एक पेन पेपर लेकर के जरूर बैठिए। आपको बहुत सारी चीजें ज्ञात हो जाएंगी और आप थोड़ा बहुत तो अपनी कुंडली पर विचार कर ही सकते हैं, क्योंकि हमको अपनी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमें अपने विधानों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमें जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उन्हें हमारे जो मंत्र इत्यादि हैं, मंत्र हैं, श्लोक हैं, इन सब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को रामचरितमानस पढ़ने की भी हैबिट लगाएं। वो अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत सब कुछ पढ़ते हैं। जीएस हो गया, सोशल स्टडी हो गए, एसएसटी, दुनिया भर के सब्जेक्ट हैं। पढ़ें, बहुत ज़रूरी है, पढ़ना भी चाहिए, आना भी चाहिए, क्योंकि सामाजिक ज्ञान यदि नहीं होगा तो बच्चा आगे सर्वाइव कैसे करेगा। लेकिन यदि उसको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो धर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी बच्चे को धर्म का ज्ञान नहीं है तो ऐसा संस्कृत में श्लोक कहा जाता है कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः। तो यहां पर पढ़ाने से मतलब सिर्फ ये सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है। हम लोग बहुत बड़ी एक कमी कर देते हैं। अब यहां पर मैं कुछ आउट ऑफ द टॉपिक आपसे बात कर रहा हूं। हम अपने बच्चे को, जब भी हमारे यहां कोई गेस्ट आता है तो उसका इंटरव्यू सा शुरू हो जाता है। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आपको क्या आता है, अच्छा फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, खड़े हो जाओ, पोएम सुनाओ। अब बच्चा बेचारा हाथ बांध करके खड़ा हो गया, मन ही मन सोच रहा है कि ये गेस्ट कब जाएगा। बच्चों पर जो पेरेंटिंग है, बच्चा टीवी देख रहा है, आनंद में बिल्कुल बैठा है, उसका बिल्कुल मन लगा हुआ है। अब आप पहुंचे, एकदम से आपने टीवी बंद किया और सारी पुस्तकें उठाओ, पढ़ने बैठो, तो बच्चे के दिमाग में ये चीज फीड हो जाएगी कि मुझे तो आनंद आ रहा था और ये जो पढ़ाई है ये मुझे आनंद में डिस्टर्ब दे रही है। तो वो बच्चा पढ़ाई से दूर भागने लगेगा। आप भी बच्चे के साथ थोड़ी देर बैठिए, टीवी देखिए वो क्या देख रहा है, जो भी कार्टून देख रहा हो उसके साथ में बैठिए, उस कार्टून को देखिए, समझिए, थोड़ी देर उससे कार्टून की बात कीजिए, फिर टीवी बंद कर दीजिए, फिर उससे बात करिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपनी ऑफिस की समस्याओं में व्यस्त हैं। ये एक्सेल शीट ओके हुई कि नहीं हुई, ये ईमेल आपने देखी कि नहीं देखी, एचआर ने क्या बोला, ये समस्याएं, वो समस्याएं, दुनिया भर की समस्याएं आपके पास में है। बच्चे के पास बैठने का समय नहीं है। यदि आप घड़ी देखकर सिर्फ 5 मिनट बच्चे के साथ बैठ करके उन चीजों को देखते हैं, एक बात महसूस कीजिएगा, जो हमसे काफी समय पहले की पीढ़ियां हैं, उस समय पर जब अखबार आता था, इस पर मैं आपसे बड़ी विशेष चर्चा करूंगा। हमारे साथ में एक दर्शक बेंगलोर से जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करिए।
यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूरा करें आप। शायद आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, आपसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो काफी समय पहले जब ये अखबार आता था, तो जब लोगों को अखबार पढ़ने की आदत हो गई तो माता पिता उन्हें टोकने लगे। जिस समय प्रिंटिंग प्रेस नया नया आया था कि अरे अब ये तो सारा दिन अखबार में ही आंखें लगाए रहते हैं, अब अखबार के अलावा कुछ नहीं, ये दुनिया भर के यहाँ का समाज की खबर है, इसकी खबर है, उसकी खबर है, दिमाग में कूड़ा भर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चलता रहा। फिर जब रेडियो आया तो लोगों ने रेडियो कान में लगाकर घूमना शुरू कर दिया। तब बच्चों को माता पिता उनके टोक रहे थे, हमारे ज़माने में तो रेडियो नहीं था, ऐसा नहीं होता था, अब हम रेडियो लेकर के घूम रहे हैं, ये चीज़ गलत है, रेडियो आपको बर्बाद कर देगा। फिर ज़माना आया टीवी का, फिर टेलीविज़न के पास लोग चिपक करके बैठ गए। फिर जो रेडियो वाले थे वो टीवी वालों को टोकने लगे कि ये चीज़ ऐसी है, गलत है, ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। अब टाइम आ गया है मोबाइल का, इंटरनेट का, 24 घंटे आप उसी में लगे रहते हो। हालांकि ये चीज़ गलत है, हमें बच्चों को टोकना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या बच्चे कर रहे हैं, किस गेम में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक गेम तक आए हैं जिसमें बच्चे पूरे तन मन धन बच्चों ने सब कुछ उसी में लुटा दिया। तो बच्चों उस पर निगाहें भी रखनी चाहिए। लेकिन घोड़े पर अगर बहुत जोर से लगाम खींच देंगे ना तो घोड़ा वहीं पर रुक जाएगा। तो लगाम मध्यम रखिए। लगाम सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए होती है, एकदम खींच करके रोकने के लिए नहीं। लगाम गाड़ी की हैंड ब्रेक की तरह है, एकदम से खींच देंगे ना तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। धीरे से किसी भी चीज को मोल्ड करिए। बच्चा आपके पास में है, उसके साथ में बैठिए, बातचीत करिए, हाँ कार्टून अच्छा है, देख रहे हो, ये है वो है, दुनिया भर की बात करिए और उसके फिर सब्जेक्टिव के बारे में पूछिए, अच्छा आज स्कूल में क्या हुआ ये बताओ। बच्चा स्वयं आपको ला करके दिखाएगा। लेकिन अब आपने क्या किया, एकदम से आकर के उस पर एक दबाव कि घर के अंदर कंपनी कमांडर आ गए। अब कंपनी कमांडर आ गए तो जितने भी वहां पर सिपाही थे वो सब जय हिंद करके वहां पर खड़े हो गए आपके सामने। गलत है ये, इससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो पेरेंटिंग का तरीका है उसको हमें समझना चाहिए। जब हम उसको समझ जाएंगे तो चीज़ें अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी। बच्चा हमसे फ्रेंडली हो जाएगा, हमसे हर प्रकार की बातें शेयर करेगा, तो वो हमारे लिए अति अति और अति आवश्यक है। तो चलिए वापस से आते हैं अपने सब्जेक्ट पर कि फलादेश के लिए मैं बात कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उपस्थित हैं और विद्वान जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो अपने अनुभव एवं योग्यता के अनुसार इन सूत्रों में से सही सूत्र का चयन कर सटीक भविष्यवाणी करते हैं। विवाह के लिए जो सप्तम भाव है और सप्तम भाव के स्वामी हैं, इन सभी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आगे भी चर्चा करेंगे। बेंगलोर से रीता जुड़ रही हैं, सवाल पूरा करिए। सुनीता जी बेंगलोर से हैं, सुनीता अपना सवाल पूरा करिए। लगता है आपसे संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो जिसमें सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो ये जो दशा दिशा होती है ये देखने वाली होती है कि इसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं। शुक्र की अगर बात करें, जब किसी जातक का विवाह हो जाए तो दो बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। किसी भी स्त्री के लिए जो उसका पति है वो बृहस्पति है। अगर स्त्री अपने पति से झगड़ा करती है, उसे अपशब्द कहती है, उससे हॉट टॉक करती है, तो उसका बृहस्पति खराब होगा ही होगा। और बृहस्पति यदि खराब हो गया तो वाणी, विवेक, बुद्धि, कौशल और निर्णय लेने की क्षमता ये सब खत्म हो जाएंगी। तो स्त्रियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पति को कुछ कहने से पहले कहां पर क्या करना है, और पतियों को भी ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए बताऊंगा, उससे पहले संगीता जी प्रयागराज से जुड़ रही हैं, सवाल पूरा करें। संगीता जी। जी आचार्य प्रणाम। सदैव प्रसन्न रहिए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे, सीधे फोन लाइन पे मुझसे बात करें। जी आचार्य जी। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं, सवाल पूरा करिए। मेरा ये कहना है कि बेटी की शादी के लिए देख रहे हैं रिश्ता, और क्या सही पड़ेगा, किस दिशा में सही पड़ेगा आचार्य जी, यही जानने के लिए उत्सुकता है मन में। बिटिया का नाम बताइए। तो बिटिया का नाम है शिवांगी। शिवांगी। हाँ। शिवांगी के नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। शुक्र से संबंधित राशि है, मंगल का ट्रांजैक्शन है, तो शुक्रदेव यहां पर थोड़ा सा दब रहे हैं। शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए क्या करें, बिटिया को
जल में गुलाब जल मिलाकर के स्नान कराना आरंभ करिए और शुक्रवार के दिन किसी नव विवाहित स्त्री के साथ, जिसका विवाह भी साल 1.5 साल हुए हो, उसका विवाह हुआ, उसके साथ में मंदिर भेजना आरंभ कीजिए। देवी जी के मंदिर में जाएं, दर्शन करें, वहां से आशीर्वाद लेकर के आए। निश्चित तौर पर इनको विवाह में जो देरी हो रही है वो दूर हो जाएगी और सही दिशा में सुयोग्य वर मिलेगा। एक और उपाय, इनसे कहिए अपने घर में बड़े पत्ते वाले पौधे अपने हाथ से लगाएं, लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि यदि कोई स्त्री अपने पति से झगड़ा करती है तो उसका बृहस्पति खराब हो जाता है, तो उसको कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर यही पुरुष अगर पत्नी से झगड़ा कर रहा है या उसे अपशब्द कह रहा है या उसके ऊपर हाथ छोड़ रहा है, उसका शुक्र खराब हो जाएगा। लग्जरी उसके जीवन से धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। लग्जरी दूर होगी तो अच्छा घर नहीं होगा, अच्छी गाड़ी नहीं होगी, और जो आप जीवन में ऐशो आराम चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो यदि आप जीवन में ऐशो आराम, धन धान्य संपदा चाहते हैं तो पत्नी से संबंध मधुर रखिए, उनके ऊपर कभी जीवन में हाथ मत छोड़ें, उन्हें कभी अपशब्द मत कहें। हाँ, पति और पत्नी में कई बार ऐसे थोड़े बहुत नोकझोंक तो होती रहती है और वो जरूरी भी है, ये बहुत जरूरी है। तो इसका भी आप सभी को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो आज का जो कार्यक्रम है वो इसी चीज को लेकर है कि आपका विवाह जल्दी से हो जाए, वैवाहिक जीवन आप सभी का सुखमय रहे, उसके लिए ये कुछ विशेष उपाय आपको बताए गए हैं। तो अब समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। आपके पूरे परिवार के ऊपर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। तब तक के लिए आप सभी स्नेही सज्जनों को सादर नमस्कार।